अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का तारुफ आपसे करवा दे। पहला मौजू जो है जी, इप्सॉस एक फ्रेंच सर्वे कंपनी है। गैलप पाकिस्तान और एक और कंपनी के अलावा ये तीसरी बड़ी कंपनी है और ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सर्वे करती है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसने इन सर्वेस की लाइट के अंदर अपनी सेल्स एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को तरतीब देना होता है और यूं इनका सर्वे जो होता है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और सबसे महंगा बिकता है। इनके जो कंट्री हेड हैं अब्दुल सत्तार बाबर साहब, वो खाकसार के चूंकि बचपन के यार हैं तो वो हमें भी इसकी एक कॉपी फराहम कर देते हैं, अगर दूसरे जर्नलिस्टों को भी जारी करते हैं वो उसके पॉइंट्स बना के, लेकिन हमें पूरी कॉपी याद है। ये सर्वे जी कोरोना के पर्सपेक्टिव में और कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करने वाले जितने भी इदारे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, मल्टीनेशनल और नेशनल फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके लिए किया गया है। और हम आपको उसके सीधा सीधा पॉइंट बताना चाहते हैं, फिर दूसरी बातों के ऊपर भी आते हैं। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मुतासरीन जो हैं वो 11% हो जाएंगे और इस पे स्टे करेंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, 40% लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन कराने की जरूरत ही नहीं। जो उन्होंने सर्वे किया है, 3500 लोगों से उन्होंने पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान में सवाल पूछवाए हैं, तो 40% लोगों का ख्याल है कि कोरोना की वैक्सीन करवाने की कतई जरूरत नहीं है। और अगर जो है वो वैक्सीन आ भी जाए तो नहीं करवाएं। दूसरी बात हो गई। तीसरी, इसमें से 66% लोग जो हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि वैक्सीन आएगी, कब आएगी और कहां से दस्तयाब होगी। उसके बाद वो ये बताते हैं कि 90% जो है उनका ख्याल है कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए और उसके लिए वो कोई अदायगी करने को तैयार नहीं है। और 87% उनमें से ऐसे लोग थे जिनको किसी वैक्सीन का नाम जो था वो नहीं आता था। याद मतलब 97 में को नाम याद नहीं आता था। मजीद 10% को जब याद दिलाया गया, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए, तो उन्होंने कहा हाँ ये कोरोना की वैक्सीन है। बाकी 87% को वो भी नहीं पता था। और जो 90% लोग जो मैंने बता ही दिया कि वो कहते हैं कि अगर मुफ्त कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी तो वो यकीनन करवा लेंगे। ये इनका सर्वे है जो कंज्यूमर के दीगर बिहेवियर के बारे में उनकी फाइंडिंग है। जो इकोनॉमी के बारे में 73% लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी सीमत दुरुस्त नहीं है। चारों सूबों और वफाक के अंदर लोगों के ख्याल में उनकी पहली तरजीहात या पहले 3 काम क्या होने चाहिए। उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना 3 टॉप तरजीहात हैं। सिर्फ पंजाब और केपीके के अंदर आखिरी नंबर के ऊपर लोगों की तरजीह है करप्शन का खात्मा। सिंध और बलूचिस्तान में वो भी नहीं है। तो करप्शन जो मौजूदा हुकूमत का सबसे प्राइम टारगेट है या प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो इस वक्त लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं है। इसके अलावा 90% लोगों का ख्याल है कि इकॉनमी जो है वो दुरुस्त सिमत के अंदर नहीं जा रही और जो आज हालत उनकी है, हो सकता है कि 6 माह के बाद वो ना हो। वो अपने रोजगार और अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद तशवीश का ख्याल शिकार है। 80% लोगों का ख्याल है जी कि ना वो बचत कर रहे हैं और मौजूदा हालात में ना वो बचत कर सकते हैं और वो अपने अखराजात कट कर रहे हैं। और अखराजात की कटौती जो है वो उनके बच्चों की तालीम पे सबसे पहले आएगी और उसके बाद उनके सेहत के ऊपर आएगी। और तीसरे नंबर पे उनका ये कहना है कि वो अपने खाने के ऊपर कटौती लगाएंगे या खाने पीने की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं। ये एक सर्वे था जी, तो लोगों की अमूमी हालत, मैशत की अमूमी हालत और उस हुकूमत के दौर के अंदर बकौल अब्दुल सत्तार बाबर साहब के जो हफीज शेख साहब थे उनके रिजाइन से 7 दिन पहले ये डाटा इकट्ठा किया गया था, तो पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त। तो उसका नतीजा जो है वो उन्होंने अब जारी किया है। हुकूमत उनके होते हुए भी और अब भी ये कह रही है कि मुआशी शारिय बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों के परसेप्शन और हुकूमत के दावे के अंदर
बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। ये हमारा आज का पहला मौजू है। दूसरा मौजू है कि एएनपी अपनी तारीख के एन मुताबिक जिस तरह वो पाकिस्तान नेशनल अलायंस या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, जिस तरह वो जो है आरडीए, क्या था जी, एमआरडी से सबसे पहले निकलने वाले, उन्होंने अपनी रवायत कायम रखते हुए पीडीएफ से भी निकलने का ऐलान कर दिया है। हमेशा की तरह एएनपी ने अपना उल्लू सीधा किया। उसकी नुमाइंदगी बिल्कुल खत्म हो रही थी सेनेट के अंदर, तो 2 सेनेटर उन्होंने खींचतान के बनवा लिए अपने और गैरों के वोटों से। तो उसके बाद उन्हें चूंकि ऑब्जेक्टिव अचीव यही लगा कि यही कुछ बहुत है, तो बात चोर की लंगोटी सही, तो उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये कोई आज की बात नहीं है, ये एएनपी जब से वजूद में आई है उसका यही रहा है। उससे पहले नैब जो थी वो हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ जिसे कहना चाहिए, एक बगावत करते हुए जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश के अंदर रगड़ी गई थी। और वो भी बेसिकली शॉर्टकट था कि हमने आना है इक़्तिदार के अंदर। चले, अच्छी बात है, सियासत इक़्तिदार के लिए होती है और होनी भी चाहिए। ये हमारे आज के 2 मौजूआत हैं। पीएनपी की रवानगी के बाद अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, और क्या पीपल्स पार्टी भी रवाना हो जाएगी या वो अंदर रह के अंदर से संसार करेगी, ये हमारे 2 मौजूआत होंगे। आज सवालात हम रखेंगे अपने पार्टिसिपेंट के सामने। आज हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो के अंदर जो है वो फोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद रसूल साहब, और मेरा ख्याल है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब और डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा। डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा जो है वो एकेडमिशियन है, जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम असहाब का। खालिद महमूद रसूल साहब से शुरू करते हैं। खालिद साहब, ये जो सर्वे आया है इप्सॉस का, जाहिर है कि बहुत कम इन्फ्लुएंस्ड होता है एज कंपेयर टू अदर सर्वेइंग कंपनियां, और इसके अंदर कोरोना के हवाले से जो खुसूसी तौर पर बात की गई है और जो मईशत के हवाले से जो बात की गई है, परसेप्शन सर्वे है, जाहिर है कि लोगों का ख्याल है कि ये ऐसा है। तो हुकूमत जो है वो अपनी तरजीह जो है वो करप्शन के खात्मे को बताती है और इकोनॉमिक रिवाइवल को बताती है। दोनों के दरमियान कहीं कोई दरमियानी राह निकलती है सर, ये सर्वे का परसेप्शन और हुकूमत का परसेप्शन? इसमें जो सर्वे का परसेप्शन है, इसमें जो कोरोना के हवाले से जो आदाद-ओ-शुमार आपने दिए हैं और अफसोस का सर्वे जो सामने है, वो तकरीबन उन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ को रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि जब इसकी पहली सर्ज आई थी और उसके बाद एक खासी बड़ी तादाद का ख्याल ये था कि ये बस ऐसे बातें बनी हुई हैं। कोई कहता था पता नहीं उसने किसी ने कुछ चिप बेचनी है, फलां है, हुकूमत के पैसे इतने हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो बहुत सारी हमने देखा कि जनरल मार्शल जो है ना, वो उन्होंने इसको सीरियस ही नहीं लिया हुआ था। और उसके बाद अल्लाह ने करम किया कि ये टेपर ऑफ हो गया। सेकंड वेव जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के लिए आसान साबित हुई। अब तीसरी लहर ने फिर से सर उठाया हुआ है, तो अल्लाह करम करे अपने सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन मजमूई तौर पे देखिए, ये सर्वे के मुताबिक 40% लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, और उसके बाद ये है कि जो अनदर अच्छा खासा एक बड़ी तादाद है जी ये कहते हैं कि उनका इतना डिसइंटरेस्ट है वैक्सीन के बारे में कि उन्हें नहीं मालूम कि वैक्सीन कहाँ लगेगी। और फिर जो नाम पूछा गया तो उसमें आप देखिए कि ह्यूज नंबर, ओवर 80% लोगों को ये मालूम नहीं था कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है ना वो है। याद दिलाने पर काफ़ी सारे लोगों को आया। तो ये जो नंबर्स हैं, ये बुनियादी तौर पे हमारी एक सीरियसनेस जो पूरी सोसाइटी की या मुआश की, हमारे समाज की है टूवर्ड्स कोरोना, कि कोरोना जैसा जो एक दूसरी वबा है दुनिया भर में, इसने नुकसान बहुत पहुंचाया और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए। लेकिन समहाउ एक मजमूई तौर पे जो अवाम है वो हमारा एक बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है। वो हमें एक इल्ज़ामबाजी की हद तक कोरोना कोरोना खेल लेते हैं मीडिया के ऊपर। हुकूमतें अपने तौर पे जो भी कोशिश कर रही हैं उस पर आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बहुत कुछ करने की। लेकिन ये रिफ्लेक्शन है, ये जो सर्वे रिजल्ट आपने दिए हैं, बहुत उम्दा रिजल्ट और बड़ा अच्छा मौजू आपने सिलेक्ट किया उस एतबार से कि हम हुकूमत को तो हद से तनकीद बनाते ही रहते हैं जब भी बात करते हैं, लेकिन अवाम की संजीदगी का इस वबा के बारे में वो भी एक ज़ाहिर होकर चीज़ नज़र आ जाती है। अब यही सर्वे अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर फ्रांस में हो या जर्मनी में या किसी और जगह, तो आपको लेवल ऑफ सीरियसनेस अवाम का और उसका शऊर और उसकी जो इसके बारे में जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा।
तो एक तो ये है कि उसमें मुझे लग ही रहा है कि कोरोना वबा को अगर इस मुल्क में हम सब ने मजमूई तौर पर मिलकर कंट्रोल करना है तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए अभी मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मईशत के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं वो आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके पास चंद एक मस्बत अशारिये हैं और उसी के बेसिस पे वो अपनी कोशिश कर रही है कि अब इकॉनमी ट्रैक पे आ गई। और वज़ीर आज़म बार बार ये चीज़ कहते भी रहे हैं। अब ये है कि हफीज़ शेख साहब को जब तब्दील किया गया है तो एक दिन पहले तक उनकी तारीफें हो रही थी, मदासराई हो रही थी। तो हुकूमत जो है उसके पास इकोनॉमिकली देखा जाए तो सिर्फ चंद एक अशारिये हैं और वो उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अवाम जो है ना, देखें जी, जिस बंदे ने रोज़ाना अपने खुराक के लिए पैसे जेब से निकालने हैं, चीनी लेनी है, आटा लेना है, सब्जी है, फूड आइटम है, ये सारा कुछ है। तो फूड आइटम में तो आप देख लीजिए कि जो हमारा जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स भी आए हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी में भी स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया है, तो फूड आइटम्स में तो भाई इन्फ्लेशन अपनी जगह जो है ना वो बरकरार है, कायम है। फिर IMF की शराइत मंजूर करने के लिए बिजली जो है ना उसको भी महंगा करने का उन्होंने हमें मुद्दा सुना दिया है। सो मजमूई तौर पर जो आवाम है उसने जो तरजीहात है, ये बड़ी बड़ी आपने जो अभी बात की है वो तरजीहात देखे ना, अवाम ने अपनी तरजीह पहले दी है महंगाई, दूसरे नंबर पे तरजीह है उनकी बेरोजगारी, तीसरे नंबर पे उनकी तरजीह है कोरोना, और उसके बाद तो जिस तरह पंजाब और KP में कहा कि आखिरी जो उनका करप्शन का। तो यही परसेप्शन का फर्क है भाई कि जो बंदा अब कमा रहा है, खर्च कर रहा है, उसकी जिंदगी के शबो रोज किसी और तरह से गुजर रहे हैं, उसकी परसेप्शन यही है जो आपने बताई है। हाँ, जो मोहल्लात में बैठे हुए हैं, जो सुकून में बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार के गुलाम गर्दिशों में है, उनकी परसेप्शन और तरह की है जो सुबह शाम हम सुनते हैं। तो यही फर्क है भाई। ठीक हो गया, यही फर्क है। डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फरजाना साहिबा, ये सारी जो सर्वे जो है इसकी फाइंडिंग मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। की जो प्रायोरिटी है उसका अंदाजा आप इससे कर लीजिए कि वफाकी काबीना के इजलास से बाहर निकले हैं शेख रशीद साहब और जो फैसल जवेद हैं, सेनेटर हैं PTI के, उन्होंने ये फरमाया है, दोनों ने मुश्तरका तौर पे, कि हुकूमत ने मुआशी महाज पे इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतना कुछ अचीव कर लिया। मैंने 3 दफा जोर दिया इस बात के ऊपर कि जो आवाम को पता ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए इस बात पे जोर दिया गया कि वो जो हमाद साहब हैं, हमाद अजहर साहब, मियां अजहर के साहबजादे, वो मीडिया पे जाएं और लोगों को बताएं कि हुकूमत ने उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है। मुझे भी बताइए, इस सर्वे में कुछ कह रहा है और अवाम को इससे ज्यादा बताने की डॉक्टर साहबा क्या जरूरत है कि जब वो अपने किचन के लिए, और आप तो माशाल्लाह ग्रोसरी खुद खरीदती होंगी, तो अब जब वो ग्रोसरी खरीदने जाते हैं उसके बाद हुकूमत जितना मर्जी अवाम को बता ले कि जनाब बड़ी बड़ी नहरें दूध और शहर की बह गई हैं, उसने तो अपना बिल देखना है ना जी, बिजली का बिल देखना है, गैस का बिल देखना है, ग्रोसरी का बिल देखना है, उसके अंदर मुसलसल बढ़ोतरी आती जा रही है। डॉक्टर साहब जी, रजी साहब शुक्रिया आपका। इकोनॉमिकली वो कहते हैं कि इतना कुछ अचीव कर लिया है, उनसे फौरी तौर पे क्वेश्चन ये करना बनता है कि आप कोई फिंगर टिप्स के ऊपर एक आधी चीज़ ही गिनवा दें जिसमें आप ये कहें कि इसमें हमने बेहतरी ले आए हैं। माइक्रो ना सही, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई गेन बता दें। ये बता दें कि आपने जो रेवेन्यूज इकट्ठे होते थे पिछले 5 सालों में, 2013 से 18 के दरमियान 1900 अरब से 3900 अरब तक चले गए, आपने 3900 अरब से कितने ऊपर किए हैं? क्या 3 सालों में आपने 20% के लिहाज से इंक्रीमेंट उनमें लगा दी है? या खान साहब की उस स्पीच के ऊपर जाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 4000 अरब सालाना इकट्ठे करते हैं, मैं पहले साल 8000 अरब इकट्ठे करके दिखाऊंगा। एक बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई किसी किस्म की बेहतरी आई होती तो जो अवाम की जेबें यूटिलिटीज के बिल इंक्रीज कर करके हर महीने में 2-2 दफा इंक्रीज करके जो अवाम के मीटर कटने शुरू हो गए हैं बिजली और गैस के, कम से कम उनके अंदर ही कोई स्लो डाउन आता। अगर किसी किस्म की कोई मुआशी बेहतरी आई होती तो जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक मेल्ट डाउन कारोबारी हजरात में देखा है, जिस तरीके से हमने देखा है कि लोगों की नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में खत्म होने से लोग घरों में बैठ गए हैं, जिस तरीके से हमने ये देखा है कि तालीम और सेहत किस तरीके से पीछे चली गई है,
रजी साहब, आप देखें सेहत की सूरत हाल देखें तो दवाइयां जो मुफ्त मिलती थी, जो कैंसर के मरीजों के इलाज के हवाले से सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरीके से डील होता था, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में टेस्टिंग की फीस जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। जो टेस्ट फ्री होते थे, जो फ्री मेडिसिन होती थी, अब फ्री मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, टेस्ट उनको कहा जाता है बाहर से करवा के लाएं। तो ये इसका मतलब ये है कि हेल्थ का सेक्टर जो है वो किस तरीके से इन्होंने पुश बैक किया है। तालीम के लिहाज से देख लें, अभी इन्होंने चेयरमैन एचईसी जो तारिक बनोरी हैं उनको निकाला है और उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू देकर इनकी मेरिटोक्रेसी का पर्दा चाक कर दिया है। किस तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जारी थी, गवर्नमेंट किस तरीके से सरकारी यूनिवर्सिटियों की जमीनें हथियाना चाहती थी, गवर्नमेंट के लोग जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चक्कर में सरकारी यूनिवर्सिटियों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। मतलब ये कि जब वो नहीं काबू आए तो उनको एक स्पेशल ऑर्डिनेंस से, क्योंकि प्रोटेक्टेड नौकरी होती है, उसके जरिए से उनको निकाल दिया। तो अगर मुझे ये बताएं कि इनकी अगर इकोनॉमिक गेन्स हैं तो आम आदमी पाकिस्तान का इस सर्वे के मुताबिक भी, और आप गली मोहल्ले में किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, वो क्यों रो रहे हैं और क्यों बददुआएं दे रहे हैं। मतलब ये कि आप एक एक आइटम जो कि घर में इस्तेमाल होता है, एक एक यूटिलिटी बिल जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, मतलब उसके साथ कंपैरेटिवली आप लोगों का लेवल ऑफ इनकम देखें कि जिसमें 3 सालों से किसी किस्म की कोई बेहतरी तो छोड़ें, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की तनख्वाहें कम हुई हैं या नौकरियां खत्म हुई हैं या तनख्वाहें कम हुई हैं, किस तरीके से ओवरऑल मईशत का हुज्जम जो कि तकरीबन 34 अरब डॉलर पाकिस्तान की मईशत का हुज्जम था बाय 2018, अब वो 250 अरब डॉलर के हुज्जम के करीब आ गया है। तो ये जो मेल्ट डाउन है, ये जो एक श्रिंक होना है इकोनॉमी का, मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि फ्रॉडिस्तान हर तरफ चल रहा है। इनकी ये जो गेन है इनकी, जिसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं, वो ये है कि आप हर चीज के ऊपर फ्रॉड लगाएं, हर चीज के ऊपर झूठ बोलें। परसों भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे सुबह सुबह कि मैं सुबह को, मुझे नहीं लगता मैं ऑफिस जाता हूं, मैं जिहाद करने जाता हूं। वजीर आजम साहब को ये बताना पड़ेगा कि क्या वो पाकिस्तान की कौम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं या कौम की बेहतरी के लिए जिहाद कर रहे हैं। फिल वक्त तक 3 सालों में जिस तरीके से लोगों की जिंदगियों में तबाही आई है, इसका मतलब यह है कि वजीर आजम पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। और वो किस किस्म का जिहाद है? फिर दूसरी बात है ये कहना कि उन्होंने ये जो परसों ट्रांसमिशन किया उसके अंदर ही वो फरमा रहे थे कि फ्रांस में एकदम तब्दीली ऐसे आई कि उन्होंने पिछलों की गर्दनें उड़ा दी, ईरान में तब्दीली ऐसी आई कि गर्दनें उड़ा दी। क्या ईरान ने अपनी हाइट ऑफ डेवलपमेंट को टच कर लिया? इट वाज जस्ट अ चेंज ऑफ रिजीम। और आप उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, इसका मतलब आपने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा ही नहीं है। ये बातें, आपका नॉलेज कितना है इसको साइड पर रखते हैं रजी साहब। मुझे क्वेश्चन ये चाहिए कि क्या पाकिस्तान का वजीर आजम जो अपने आप को जमहूरी वजीर आजम कहता है, क्या उसके नजदीक आइन कानून कुछ नहीं है? क्या पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है? क्या इमरान खान साहब हर अपने ओपोनेंट को जो इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा या इनके हवाले से इनके ऊपर तनकीद करेगा, क्या उसकी गर्दन उड़ाने का इरादा रखते हैं? क्या इन्होंने जिस तरीके से कहा हमारी अदालतें हमारा साथ दें, इसका क्या मतलब है? अदालतें कानून का साथ ना दें, यानी कि हर उस चीज का साथ दें जिसमें सियासी इंजीनियरिंग होती है, जिसमें आर्म ट्विस्टिंग होती है। जिस तरीके से हमारे सामने मिसाल है कि पिछले 3 सालों में किस बुरे तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, और नैब का फिंगर पॉइंट तक नहीं होती उन खरबों की दिहाड़ियों के ऊपर जो आटा, चीनी, पेट्रोल और हर मद में पाकिस्तानी अवाम के हवाले से लगाई गई हैं। जी भट्टी साहब, बिजली जो है वो टैरिफ बढ़ा के उनका पेट नहीं भरा। लाहौर में इस दफा मेरे समेत बहुत सारे लोगों के घरों में 0 बिल आया है भट्टी साहब। अब ज़ाहिर यूनिट तो खर्च हुए हैं, तो अगले महीने क्या होगा कि अगले महीने वो बिल डाल के तो टैरिफ हाई पे ले जाएंगे और वो 4 गुना बिल आएगा और अगले महीने आपने मेरी चीखें सुननी है। ये डकैती का एक नया तरीका निकाला है। पहले भी शायद करते हो, लेकिन पहले खाकसर उसकी जद में नहीं आया, तो मैं कहता था कि शायद लोग जो है वो सही नहीं कह रहे, लेकिन इस महीने मेरे साथ भी हाथ हो गया। एनी हाउ भाईजान, ये 90% लोगों का ख्याल है, 1 आउट ऑफ एवरी 5 पर्सन का ख्याल है कि इकोनॉमी जो है वो बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रही है। मतलब कि 1 आउट ऑफ 10 लोगों का ख्याल है कि इकोनॉमी बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये बंदा कौन है जिन्होंने ख्याल है 10% केड़े ने कि जिन्होंने ख्याल है इकोनॉमी बड़ी दुरुस्त सिमत जा रही है? ये सर्वे में लिखा आया है, लेकिन अगला सवाल मेरा है, ये 10% लोग कौन है वैसे भाई? साहब, ये वो लोग हैं जो डाई हार्ड वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
वो अपनी जमात के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने वोट भी दिया है, उन्होंने नोट भी कमाए हैं। नोट इस तरह कमाए हैं कि ये वो लोग हैं, कुछ उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों वाले हैं जिनके लिए 500% 400% इजाफा हो गया, अद्वियात महंगी होती चली गई और हो रही हैं। और इकॉनमी में रईस साहब अगर तो देखें मुस्बत अशारिये ये हैं कि गोश्त आपको जो मुर्गी का गोश्त है वो तकरीबन 350 से 400 के दरमियान मिलना है। चीनी आपको 115 रुपये अगर मिल जाए तो इतने में मिलेगी। आटा 85 रुपये 80 रुपये चक्की वाला जो है। दूसरा वलायती जो हुकूमत बेच रही है या फ्लावर मिल्स वाले बेच रहे हैं वो तकरीबन 860 रुपये का है 20 किलो का, लेकिन उसमें वो आटा श्रिंक भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, और रोटी भी उसमें आटे के अंदर वो जो है उसमें बाकी चीज़ें भी बहुत सारा मिक्स होता है। वो रोटी बड़ी लाल सी पकती है, लाल रंग उसका होता है, सुर्ख रंग। अब मामला ये है रईस साहब कि वो लोग जो कहते हैं जी इकॉनमी बेहतर हो रही है, देखें बात ये है रईस साहब कि उनकी टीम में 200 लोग थे। जब वज़ीर आज़म मोहतरम जो थे उन्होंने हल्फ लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स लोग मौजूद हैं। तो रईस साहब उसमें से अगर 8-10 जो हैं वो आम आदमी में घुल मिल गए हैं तो आप इस पर भी इतराज़ कर रहे हैं। मामला ये है कि उसमें अगर वो लोग ये कहते हैं कि इकॉनमी मुस्बत अशारिये हैं, रईस साहब अगर ये मुस्बत अशारिये हैं या बैरोमीटर्स हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मुस्बत क्या है। आपका बिल आया, बिल की आपने बात की, मेरा बिल आया है जितना, उसमें पिछले दफ़ा जब मैंने चेक किया तो उसी बिल के ऊपर चूँकि 1 साल की रीडिंग आ जाती है तो उतने यूनिट्स में से 8 यूनिट जो थे वो मेरे कम थे, लेकिन मेरा बिल जो था वो दुगने से 200 रुपया ऊपर चला गया। खैर मैंने जमा तो कराना ही था, करा दिया, क्योंकि वो ना मीटर उतार के ले जाते हैं फ़ौरन ही। दुगने से 200 रुपये 200 रुपये ऊपर चला गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मुस्बत अशारिये हैं। लेकिन हम ना मुस्बत अशारिया एक और, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जी तनख्वाहें रईस साहब, जब आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले मैं बहुत अच्छी खासी मोटी तनख्वाह पे आप भी काम करते रहे, मैं भी करता रहा। हमारी घटते घटते 50% और अब ऑलमोस्ट 30% पे हम आ गए हैं जितनी तनख्वाह हम ले रहे थे या कमा रहे थे पैसे। तो मुझे बताइए कि ये मुस्बत अशारिये तो नहीं है। आम आदमी के लिए मुस्बत नहीं है इकॉनमी। हाँ, कुछ मखसूस लोगों के लिए मुस्बत है। मे बी वो जो जहाज़ वाले साहब हैं जो लोगों को भर भर के ले जाते रहे हैं, उनका हो सकता है मुस्बत हो गया हो काम, लेकिन वो भी बेचारे FIA के शिकंजे में आजकल फंसे हुए हैं शुगर के चक्कर में। और दूसरी बात रईस साहब देखें, ये सारा कुछ ये खान साहब ये कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं बार बार कि जी माफिया है, माफिया को पकड़ना है। रईस साहब रियासत से ताकतवर कौन सी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर? रियासत पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, उसके पास सारे इदारे मौजूद हैं, उसके पास उनके कारिंदे मौजूद हैं, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद दीगर इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। तो पकड़ लें, किसने मना कर दिया इनको? हम तो नहीं कह रहे कि ना मना करें, हम तो कह रहे हैं कि जी 115 नहीं होना चाहिए, 50 से 60 रुपये चले, 70 रुपये भी मिल जाए, 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, हम मान लिया इस बात को। मुर्गी का भी यही हालत है, मुर्गी की अभी वो जो है पीछे से पोल्ट्री फार्मर्स ने रोक दी है सप्लाई, तो आज मुर्गी जो है 12 से 15 रुपये के करीब फी किलो के गोश्त जो है वो बढ़ गया, ज़ाहिर जिंदा भी बढ़ गया उतना ही। लेकिन अब वो जो लोग जिनकी बात आप करते हैं रईस साहब, वो हर गली की नुक्कड़ पे एक आधा ऐसा बंदा है जो वहाँ पे मौजूद है और वो ये बात नहीं मानता कि बगले की 2 टांगें हैं, वो कहता है जी बगले की 1 ही टांग है। कौवा जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, वो नहीं मानने को तैयार, तो हमें मनाने को भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद रईस साहब सारे पिसे पड़े हैं। गरीब आदमी जो है वो बेचारा, अब तो उसकी पहले तो चक्की में पिसता था तो आवाज़ आती थी कि मनु बचाए, मुझे बचाएं, या मनु बचा लो, मनु बचा लो। अब उसकी सिसकियाँ भी दम तोड़ना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, अब ये मसला आ रहा है कि बहुत सारे लोग बताते ही नहीं किसी को, जो सफ़ेद पोश हैं रईस साहब, वो गाड़ियाँ उन्होंने बेच के बच्चों की तालीम पे लगा दिया, यहाँ घर के खर्चे पूरे कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों पे आ गए, मोटरसाइकिलें बिकी बिल्कुल 3, 3.5, 4 लाख यूनिट ज़्यादा बिके पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि रईस साहब लोग गाड़ियाँ छोड़ के मोटरसाइकिलों पे आ गए और मोटरसाइकिलों पे अपने काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसकी बिक्री हुई थी। इसी तरह बाकी आप किसी भी शोबे में ले लें, हाँ एक शोबा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, ये उसमें ख़ास तौर पे जो लोहे की इंडस्ट्री वाले थे उनका बड़ा मज़ा आया है जी। उनके ने अपने ही, उनके मोहतरम वज़ीर साहब हैं, आपके दोस्त हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने अपने ही जो इंडस्ट्री थी उसको अच्छा करने के लिए और उसकी तरक्की के लिए उसमें से ड्यूटी कम की, इम्पोर्ट की इजाज़त दी, बाकी सारा कुछ बंद हो गया। और वो ये हुआ कि कोई बात नहीं, भी एक साहब एक आधा होता है, हर दौर में एक ऐसा बंदा होता है, माजी में भी रहे हैं, उससे पीछे भी रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये है कि जो इशारिये मुस्बत है ना, हमें सिर्फ 5 इशारिये बता दें। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि 1 गिना दें, मैं कहता हूँ जी 5 गिना दें कि जी इस चीज़ में बेहतरी हुई है, हम इकोनॉमी में बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि मोटरसाइकिलें रिकॉर्ड पैदा हुई हैं,
और सीमेंट की पैदावार बहुत बढ़ गई है। जहां तक मोटरसाइकिलों की बात है, जब इस हुकूमत के सबज कदम पड़े थे तो उस साल पाकिस्तान ने 10 लाख मोटरसाइकिलें बनाई थी, और इस वक्त रिवाइवल के बाद और बहुत बड़ी इंक्रीज के बाद 4 लाख मोटरसाइकिलें बिक रही हैं। क्योंकि ये 1 लाख तक चली गई थी इनके पहले साल, और अब उससे बढ़ के 4 लाख पे आई है, तो वो कह रहे हैं बड़ी तरक्की हो गई है, बड़ी तरक्की हो गई है। और यही हाल सीमेंट का है। सीमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया को, सीमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी अफ्रीका के कंट्रीज को, एक्सपोर्ट जीरो हो गई। और जो सब्सिडीज दे के जो हाउसिंग सेक्टर को खड़ा किया गया है, वो सारी डिमांड डाल के भी सीमेंट सेक्टर जो है वो अपनी कैपेसिटी के 40% पे चल रहा है। 60% पे वायबिलिटी निकलती है जाके इंडस्ट्री की। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे के ऊपर अपोजिशन में तोड़ फोड़ का अमल जारी है। इस तोड़ फोड़ के अमल का बाकायदा आगाज हो गया है। एएनपी ने पीडीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया है और बाकायदा उन्होंने छोड़ दिया है। एएनपी की एक तारीख रही है, जब जहां तक हम अशऊर की आंख से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एएनपी ने सबसे पहले पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद पीएनए, जो भुट्टो के खिलाफ एक मुश्तरका 9 पार्टियों का एक इत्तेहाद बना था, वो छोड़ा था। फिर उसके बाद एमआरडी शुरू हुई। एएनपी ने बड़े शान शौकत के साथ उसको ज्वाइन किया, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा मुल्क से बाहर थी और सबसे पहले एमआरडी को छोड़ने वाली एएनपी थी। और जो पीडीएम बना है, इसको भी सबसे पहले छोड़ने वाली एएनपी ही है। अपना खालिद साहब, इस वक्त बाजार ये लगता है कि अपोजिशन जो है वो एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है और एक दूसरे को कुसूर मारी जा रही है। सर जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमें नजर वही आ रहा है कि इस वक्त पीडीएम का जो जिस तरह की सिचुएशन है वो एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं, और एक ही इत्तेहाद में रहते हुए अगर हम सिर्फ 3 महीने पहले चले जाएं तो मतलब बिलावल जरदारी के बयानात और मरियम नवाज के और पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान में जो बड़ी मिसाली तरह की हमें मुफाहमत यगानगत नजर आ रही थी और एक ही टारगेट के ऊपर जिस तरह की बात कर रही थी, तो यकीन नहीं आता कि 3 महीने बाद ये वही लोग हैं। और जिस तरह के सरकास्टिक रिमार्क्स जो हैं वो पब्लिकली बिलावल जरदारी ने दिए हैं, बिलावल जरदारी भुट्टो ने, दे वर वेरी स्ट्रेंज, और उसका फिर जवाब नून लीग वालों ने भी दिया है। तो नेचुरली पॉलिटिक्स के एक ऑप्टिक्स होता है, दोनों तरफ से जवाब तो देने होते हैं, लेकिन होता ये है कि जो इत्तेहाद होता है उसमें जो फिर दरारें हैं वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती हैं। तो एक तो ये है कि पीडीएम में वो जो 3 से 4 माह पहले तक यगानगत नजर आती थी, एक वादत नजर आती थी और एक ऑपोजिशन फोर्स फॉर द गवर्नमेंट नजर आती थी, वो तो टाइम फिश हो गई। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें सबक सीखने वाले वही हैं। जैसे आपने पास के इत्तेहादों का जिक्र किया है, तो आप ये देख लीजिए कि उन पास इत्तेहादों में भी 1 या 2 पार्टीज ने जब वो अपने मफादात को, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को देखा और उसके बाद से ये कि उसी जो इत्तेहाद है उसमें जो यगानगत या एक वादत जो है उसको कुर्बान किया और अपने मफादात लिए और आगे हो गए। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन था, पीपल पार्टी ने बड़ी मुश्किल से तमाम पार्टीज को राजी किया था कि हमें सिस्टम में रह के जद्दोजहद करनी चाहिए, और आई थिंक कि उनकी परसुएशन बड़ी इफेक्टिव थी और उसमें बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि नून लीग और बाकी जमातों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस पॉलिटिकल अलायंस को मजबूत रखने के लिए और यक रंगी और यक आहंगी के लिए उस चीज़ को कबूल भी किया। दैट वाज गुड, और जनरली लोगों ने इसकी तारीफ भी की कि नून लीग ने पीपल पार्टी की इस बात को मानते हुए कि हमें सिस्टम में रह के जद्दोजहद करनी चाहिए, इलेक्शन बाई इलेक्शन भी लड़ें और बाकी इलेक्शन भी लड़ें। लेकिन ये जो तमाशा हुआ है सेनेट के इलेक्शन में, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ बिजार काइंड ऑफ अफेयर, कि उसमें पीपल पार्टी जो है वो उसने इतना शॉर्ट साइटेड होकर सारा कुछ खेला, और उसमें नेचुरली कुछ चीज़ें जो है वो अंदरून खाना जो कहानियाँ बाहर आई हैं उसमें नून लीग के कुछ अपने स्टांसेस थे, ग्रीवेंसेस थे, लेकिन पीपल पार्टी ने जिस तरह सारा कुछ प्ले आउट किया, और अगर प्ले आउट किया भी है तो बजाय इसके कि उससे कोई खिफ़त या कुछ शर्मिंदगी या कम अज़ कम जो आपके इत्तेहादी हैं उनके साथ आप उनके गिले शिकवे बैठ के सुन लें और उनके कम से कम आइंदा के लिए एक चीज़ तरसीब हो जाए। वो हमने देखा ये कि वो ऐसे जैसे काम निकल गया तू की तो मैं की वाला एटीट्यूड हो रहा है कि पीपल पार्टी ने पब्लिकली सरकास्टिकली जिस तरह का एक एटीट्यूड इख्तियार किया और बिलावल भुट्टो की जुबान से वो जो चीज़ें आना शुरू हुई,
और उधर से नून लीग ने भी उसी तरह से जवाब दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत जल्दी ये जो सारा कुछ हुआ, इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली कि हमारी सियासत मैच्योर नहीं हुई है। हम आज भी उसी लेट 80s की और 90s की सियासत में खड़े हैं कि जहाँ जो है वो अपना छोटे छोटे मफादात के लिए हम इकट्ठे भी हो जाते हैं, और जो ही उनमें से 2 या 4 पार्टीज का काम निकलता है तो वो माथे जो है वो सर पे रख लेते हैं और छलांग मार के आगे चले जाते हैं। इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। और जो जमहूरियत मिजाज तबका है और आवाम के लिए खासतौर पे ये एक खासा मायूस कर मुजाहरा है ये जो सामने आया है। अब जो पीटीआई की हुकूमत है उसकी अपनी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है, जिस तरह भी वो चल रहे हैं उनके लिए तो अपनी कारकर्दगी ही सबसे बड़ी अपोजिशन है इनफैक्ट। लेकिन यह कि अपोजिशन ने जिस अंदाज में एक दूसरे के लत्ते लेना शुरू किए हैं, सेनेट में जिस तरह तमाशा हुआ है या ये इसी तरह नेशनल असेंबली में भी होगा, तो लगता यही है कि अपोजिशन तो शॉर्ट टर्म में ये अपने जो है एक दूसरे के लत्ते लेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो जिस तरह की उसकी कारकर्दगी है अपोजिशन से कहीं ज्यादा उसे खतरा अपनी कारकर्दगी से है। तो पीडीएम अगर थोड़ा सा कमजोर हो भी गया तो अवाम जो है वो जिस तरह हुकूमत की बाकी जो मुआशी कारकर्दगी है और मामलात है उससे अब वज़ीर आज़म साहब के मना करने के बावजूद घबराहट उतर आए। अब क्या करें, वो शहजाद अकबर साहब जो बैठ के कहते हैं हमने माफियात को नहीं छोड़ना। वो भाई पिछले जून में एक रिपोर्ट आई थी, उस पर आपने अमल करते करते 9 महीने लगा दिए। अब अगले सीजन में जो है वो गन्ना और चीनी उसका आपने देख लिया कि जो हालत हुई है। अब हम उसी तरह के वो प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और लेके 80 से ज्यादा मिले हैं और आपको सिर्फ जहांगीर 3 मिले हैं और बाकी लोगों के लिए नैब है, इनके लिए आपने खासतौर पर FIA का इंतखाब किया है। तो इस सारे प्रोसेस में अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो भी इंतहाई एक शॉर्ट साइटेड होके इंतहाई नैरो एजेंडे पे काम कर रही है। आपको भी पता है कि जब ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव और ये मामला तब करते हैं तो मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। अच्छा, आप हमें ये ना आज पढ़ाएं कि जी सट्टा हो रहा है। सट्टा कब नहीं हो रहा था चीनी में भाई? चीनी में पिछले 60-70 साल में हमारी याद के मुताबिक हमेशा ही सट्टा होता है, लेकिन जब मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की अपना बैलेंस बेहतर रखेंगी तो सट्टेबाजों की नहीं चलती है फिर। लेकिन जिस तरह का इन्होंने पिछले साल डेढ़ में बर्ताव किया है इंडस्ट्री के साथ, पकड़ धकड़, नैब, FIA, ये वो, उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो एक नेचुरल बैलेंस होता है डिमांड एंड सप्लाई का वो इस वक्त आउट ऑफ बैलेंस हुआ हुआ है। अब ये देखिए कि गंदम का सीजन इस वक्त अहम गंदम का सीजन है और कल परवेज लाई को ये कहना पड़ा है कि भाई जब आप पंजाब में किसान से गंदम खरीद नहीं रहे तो फिर काहे की पाबंदी बैनर सुबाई जी गंदम की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, एक्सपोर्ट की फलान जगह नहीं जा सकती। वो भाई खुदा के बंदो, ये तो वक्त है कि अपने किसानों को कम से कम सीधा करो, उनको सुकून दो। वो पहले बेचारे कॉस्ट इनपुट की वजह से परेशान है, ऊपर से मौसम की वजह से भी नुकसान उनको ज्यादा हो सकता है। इम्पोर्टेड गंदम जो है वो 2400 की आज आपको पड़ रही है। सिंध वाला जो है वो 2000 उन्होंने रेट मुकर्रर किया है, पंजाब में 1800 है। तो किसान जो है वो अपनी जगह परेशान है। तो कहने का ये मतलब ये है कि हुकूमत की जो अपनी कारकर्दगी है उसमें बजाय ये कि आप डिमांड एंड सप्लाई के एलिमेंट्स को इवन अप करें सो दैट के सट्टेबाज जो उनको मौका ना मिले। वो शहजाद अकबर साहब हर दूसरे दिन बैठ जाते हैं हमें समझाने के लिए हम इनका जनाब छोड़ेंगे नहीं इनको। अब इनको ना छोड़ते छोड़ते आप देखें कि आटा जो है इनके हाथ से छूट गया, चीनी इनके हाथ से छूट गई, माफिया जिनको कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे वो भी इनके हाथ से छूट गए। तो कहने का ये मतलब है कि पीडीएम जो है वो अगर थोड़ी सी अक्लमंद होती, इनमें से 2-3 पार्टी जो है वो अपने छोटे मुफादात की खातर दूसरों को डिच ना कराती तो ये हुकूमत के लिए बहुत मजबूत अपोजिशन हो सकती थी। लेकिन ये है कि बहरहाल हुकूमत को मेरा ख्याल है ये शायद अपोजिशन की जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी मिसाली कारकर्दगी को सबसे बड़ी अपोजिशन करार दिया है। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने कल अपने वज़रा से कहा है कि जी आपको पीडीएम से उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसका इम्प्लाइड मीनिंग यही ले रहा हूँ कि भाई अपोजिशन हम खुद ही कर लेंगे, पीडीएम की जरूरत नहीं है। पीडीएम की जरूरत नहीं है, हुकूमत अपनी अपोजिशन खुद बहुत अच्छे तरीके से कर लेगी। डॉक्टर साहबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहबा, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है असल कॉन्फ्लिक्ट तो उनका है और किसने उनके साथ साइड करना है, किसने उनके एक पार्टी के साथ साइड करना है, किसने दूसरी पार्टी के साथ साइड करना है। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि जनाब नून लीग ने मुआहदे से बैकआउट किया और मुआहदा ये था कि पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो परवेज लाई की सरबराही में पीपल्स पार्टी बनवाएगी और नून लीग जो है वो पीछे बैठ के तालियां बजाएगी। यानी 160 सीटों वाली पार्टी जो है वो वोट तो देगी पीपल्स पार्टी को और लेकिन पीछे बैठ के तालियां बजाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो छोटा भाई और
परवेज लाई साहब बड़े भाई के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। इज इट क्या ये वैसे इसमें कोई लॉजिक नजर आती है आपको? ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त हर फोरम पे ये बात करती फिर रही है कि पंजाब में जो है वो हुकूमत गिराने का मुआहदा हुआ था और तकसीम उसकी यूं थी। जी साहब, बड़ा मजाहका खेज एक्सप्लेनेशन है और बड़ी मजाहका खेज आर्ग्यूमेंट है। पहले ये पूछना चाहिए कि एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी पंजाब में मेरा ख्याल है 4 सीटें हैं, 4 ही हैं शायद, वो किस तरीके से हुकूमत बना सकती है उस पार्टी के बिहाफ के ऊपर जो पार्टी सबसे ज्यादा है, पीटीआई से भी ज्यादा इस वक्त नून लीग की सीटें हैं। जब इलेक्शन हुआ था तो पीटीआई के साथ चूंकि मुल्क के बड़े शामिल थे तो इस वजह से उनकी हुकूमत बन गई, अदरवाइज तो बुनियादी हक तो पीएमएलएन का था हुकूमत बनाने का, बिकॉज उनकी पीटीआई से भी मेरा ख्याल है 4 या 6 सीटें ज़्यादा थी। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये ऐसे ही जिसको कहते हैं ना हवा में तलवारें मारते चले जाना। इशू ये है कि आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कल फरमाया है सेनेट के अंदर कि हम अपोजिशन भी करेंगे और हुकूमत को कहीं सहारा देना पड़ा तो उनको भी सहारा देंगे। तो उनको सहारा देने के लिए तो बनाया है, उन्हीं लोगों ने मिलके लीडर ऑफ द हाउस बनाया है सेनेट में, और उसी बाप यानी कि अब्बू जी की पार्टी जो है उसी ने मिलके तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया है। तो वहाँ तो हर चीज़ इकट्ठी हो गई है अगर आप देखें सेनेट के अंदर। और उसके ऊपर कहना क्या असूली मौक़िफ़, ये असूली तो नहीं है, अलबत्ता ये वही जिस तरह अभी खालिद मकबूल रसूल साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से ये इंतहाई शॉर्ट साइटेड एक व्यू हमें नज़र आ रहा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लिया गया है। जरदारी साहब मेरे ख्याल में काफ़ी उनका निशाना चूक गया है, वो इससे कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। पंजाब के अंदर तब्दीली, या अगर समझ लें उनको ये दिलासा दिया गया है कि किसी वक्त खान साहब को साइड पे करके आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट कौमी असम्बली के अंदर मिल जाएगी और आप जो है आपको इसी सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म शिप जो है वो अवार्ड कर दी जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए मिल भी जाए तो जो क्राइसिस हैं उसमें सवाए ये कि जिस तरीके से पीटीआई अगले इलेक्शन में, और मैं समझती हूँ कि जो भी इलेक्शन होगा वो फेयर इलेक्शन होगा, कम अज़ कम उस तरह नहीं हो सकता जो 2018 में हुआ था। तो उस इलेक्शन में पीटीआई को क्या वोट मिलना है? तो अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आके सीट हासिल कर लेती है फेडरल गवर्नमेंट की, तो उनकी हालत क्या होगी कि अवाम जो है जब सवाए गालियों के, मतलब एक एक बंदे की आहें निकल रही हैं, आंसू निकल रहे हैं, गालियां निकल रही हैं, वो फिर बजाय ये कि रिसीविंग एंड के ऊपर इस वक्त पीटीआई है तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी। तो इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप चौधरियों के जरिए से, चौधरियों ने जो कि इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के मोरों का रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये अल्फाज जो हैं थोड़े सख्त ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें तो फिर वही है। फिर चौधरियों के साथ मिलकर आपने हुकूमत बदल के करना क्या है? फिर बुज़दारी बैठा रहने दें, वही कूड़े के ट्रक और ढेर जो हमें रास्तों में नजर आ रहे हैं वो नजर आने दें। लाहौर तो डूब गया है कूड़े के नीचे, कराची की बातें होती थी, अब तो लाहौर की होनी चाहिए। एक दो और बात मैं करना चाहूँगी। पहले आप बात कर रहे थे, भट्टी साहब ने इशारा किया कि जो गली में एक आधा बंदा रह गया है जो नुक्कर पे खड़ा होकर पीटीआई का साथ देता है। मैं समझती हूँ कि जो बंदा आप 10 में से एक की बात कर रहे थे रजी साहब, वो 10 में से एक वो रह गया है जो इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, जिनकी जेबें गर्म हैं, जिनकी जेबों में पैसा जा रहा है, वो जो अवाम की जेबों से निकल रहा है और उनकी जेबों में जा रहा है। दूसरी बात एक और मैं आई थिंक बड़ी ज़रूरी हाईलाइट करना चाहूँगी, कल की खबर है और आपने भी पढ़ ली होगी यकीनन, कि ये जो 142 मिलियन डॉलर के ज़मानती मचल के देने थे टेथियन कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुना है कि काबीना ने मंजूरी भी दे दी थी, वो नहीं दिए। और रोजवेल्ट होटल जिसकी के ज़मीन की कीमत तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है, उसकी अटैचमेंट जो है वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की कोर्ट ने टेथियन कंपनी को कल कर दी है। तो आप देख लें कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल एसेट्स जो कि पाकिस्तान के समझ लें इतने बड़े हैं, ये वाले एसेट के पाकिस्तान की बजट के कोई एक हिस्सा बनता है, उसकी वो पाकिस्तान के हाथों से निकल रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को आपने एक डोमेस्टिक और ठुस एयरलाइन बना दिया, और वज़ीर आज़म इंटरव्यू दे दे के उस गुलाम सरवर खान की उस बात को डिफेंड करते रहे, बजाय ये कि उसे अगर उसने खुद दिया था तो उसके ऊपर मुकदमा कायम होता और उसके ऊपर उसका हिसाब लिया जाता और उसको कम से कम काबीना से निकाल के उसको किसी जेल में डाला जाता। उसको वज़ीर आज़म डिफेंड कर रहे थे। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्या, एक कोई भी आप चीज़ निकालते हैं तो नीचे से तो कोई चीज़ें उबल के बाहर आना शुरू हो जाती हैं। रजी साहब मुझे ये बताएं कि ये परसों एक बात सिर्फ करना चाहूंगी कि वजीर आजम साहब ने वेनेजुएला की मिसाल दी। किसी खातून ने पूछा कि महंगाई बहुत है, घबरा लें, तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में इससे भी ज्यादा है। मुझे ये बताएं कि जब वजीर आजम साहब पिछले 5 साल कंटेनर पे सवार थे, जब पाकिस्तान में
हर मुआशी इशारिया बेहतर हो रहा था, जब पाकिस्तान में स्ट्राइकिंगली हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गई है और तकरीबन 3 के करीब इन्फ्लेशन जो है वो चली गई और चीज़ें बहुत तेज़ी से बेहतर हुई। उस वक्त वो कहते थे, मिसाल देते थे, इंग्लैंड की मिसाल देते थे, अमेरिका की मिसाल देते थे, स्विट्ज़रलैंड की, कि वहाँ ये होता है और यहाँ ऐसा क्यों होता है। तो अब वो दुनिया के उस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं जिसके ऊपर 2017 से पाबंदियां लगी हुई हैं, सिर्फ 2.25 करोड़ उनकी आबादी है, प्रैक्टिकली वो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, उसकी मिसाल दे रहे हैं। और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से क्या है कि वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, यानी कि समझ लें एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया का मुल्क है जिसका पाकिस्तान के साथ कोई रेलेवेंस इस तरीके से बनता नहीं है। तो ये है कि आप ख्वाब तो दिखाएं वो चकाचौंध रोशनियों के, और उसके बाद आप जो है गुप्त अंधेरे में आवाम को लाके फेंक दें, यही चीजें नजर आ रही हैं। जी, शायद फरहान अब्बासी साहब से गुज़िश्ता दिनों पूछा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो ये टीडीएन कॉपर कंपनी का क्या मामला है, तो उन्होंने फरमाया कि टीडीएन कॉपर कंपनी भी एक ब्रॉडशीट ही है और ब्रॉडशीट की वारदात तो आपको पता चल गई हुई है। किस तरह वो जो फवाद साहब है उन्होंने ये कंपनी बनाई और किस तरह फारूक आदम ने वहां पे जाके मुलाजमत की, जो कि चीफ प्रोसिक्यूटर थे नैब के। और आज के दिन भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 5,000 पाउंड डेली का जुर्माना दिया जा रहा है उसको, लेकिन उसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब बैठ के सेटलमेंट हो जाए तो कि कौमी खजाने की ब्लीडिंग खत्म हो जाए, वो नहीं हो रही। तो इसी तरह टीडीएन के ऊपर अंदर भी आप देखिएगा कि उधर बैठे हुए लोग जो होंगे, जो उसके कंसल्टेंट या लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो भी इसी तरह कोई फारूक आजम निकलेगा और इसी तरह कोई फवाद निकलेगा या इसी तरह कोई जनरल अमजद निकलेगा। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए, क्योंकि शायद फरहान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन तमाम मामला से वो वाकफ है और उन्होंने इसकी फाइलें पढ़ रखी है। उन्होंने मोहतातरीन अल्फाज में यही बात कही, लेकिन बात किसी और तरफ निकल गई। हम बात कर रहे थे थोड़ा सा अपोजिशन की पार्टियों की एक थोड़ा सा पॉइंट 2011 में जब इफ्तिखार चौधरी ने जब ये फैसला दिया था ये टेथियन कंपनी के हवाले से, वो मुआहदा खत्म किया था, तो आयशा सदीका ने, अगर आपको याद हो, तो 1 महीना पहले एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने तफसीलात बताई थी कि किस तरीके से उसके वकला बदल दिए गए और कौन इस मुकदमे की टेक केयर कर रहा है। अब जाहिर है मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो चीजें आपकी बात काफी वजन है। मेरे पेट में टांगे लगे हुए हैं डॉक्टर साहबा, वो जो 2 साल पहले मुझे उठाया गया था तो उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी, तो इसलिए मैंने नाम नहीं लेना और आपने भी नहीं लेना, मुझे आपकी सलामती अजीज है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, यार ये अपोजिशन तो आपकी और मेरी तवक्को से ज्यादा नालायक निकली है। रईस साहब, नहीं देखें, बात यह है कि आपने खुद ही बताया कि एएनपी माजी में भी सबसे पहले इस कश्ती में से निकलने वाली जमात है। रईस साहब, एएनपी को असल मसला यह था कि केपी के अंदर उसको कुछ मिला नहीं। उन्होंने कुछ कहा था, इनकी आपस में बातें, चूँकि जब ये बड़े लोग बैठते हैं ना रईस साहब, तो हर बंदा मुल्की मफाद की तो बात आती है जो बाहर आ जाती है, अंदर जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं आया करती कभी भी। वो हम कोई आपको मिल जाए, को मुझे मिल जाए, शायद किसी एक बंदे से बात हो जाए, लेकिन वो इस किस्म की बात कभी भी जो है वो बाहर नहीं आने देते, उस इजलासों की और मीटिंग्स की जो भी होती हैं। तो एएनपी का मामला ये था रईस साहब कि उनको केपी के अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था जी कि अगली हुकूमत भी शायद उनको मिले ना मिले। अगली हुकूमत हो सकता है वो नून लीग ले जाए, हो सकता है पीपल्स पार्टी की शामिल हो जाए, हो सकता है वो पीटीआई वाले ही दोबारा वापस वहाँ तीसरी मरतबा कोशिश कर रहे हैं। तो उनको जब मिला नहीं और उन्होंने कोई सपोर्ट भी, उन्होंने इजहार भी किया, लेकिन उनको किसी जानिब से सपोर्ट नहीं मिली। और दूसरी बात रईस साहब ये है कि अगर आपको देखें आपने एक कसूर किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करके आप उस पर माफ़ी मांग लें। यहाँ पे कौम के अरबों रुपए लूटने वाले, जो खरबों रुपए लूटने वाले लोग हैं, जो खा गए इस पाकिस्तान को, उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी और वो कौम ने उनको माफ़ कर दिया। इसी तरह ये है कि अगर एएनपी से गलती हो गई थी, नोटिस ही दिया ना, कौन सा उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, उस मूवमेंट के अंदर से या उस अलायंस के अंदर से निकाल दिया? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। बतौर वो जो शाहिद खान अब्बासी का आपने जिक्र किया, बतौर उसके कन्वीनर या उसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अगर उन्होंने उनको नोटिस दिया तो उनका राइट है। तो उनका राइट ये था वो आगे से जवाब दें, उसको लीगली हैंडल कर लें कि जी हमारे से ये गलती हुई है, ये हमारी मजबूरियाँ थीं। उसमें से कुछ मजबूरियाँ ऐसी होंगी जो बताने वाली होंगी, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जो उसके टेबल के नीचे वाली मजबूरियाँ होती हैं, हम वो नहीं पूछते, लेकिन जो टेबल के ऊपर वाली मजबूरियाँ थी रईस साहब वो बता देते और उसके जवाब दे देते। इस तरह एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि जिन्होंने हमें शो कॉज क्यों कर दिया तो हम तो बस पास अलग हो रहे हैं। तो रईस साहब बात यह है कि एएनपी अगर सोलो फ्लाइट करेगी तो एएनपी को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपोजिशन की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो रईस साहब उसमें हुआ यह कि चूँकि बहुत सारी पार्टीज थी, उनके अपने अपने ज़ाती मफादात भी थे। नून लीग वो वाहिद जमात है इसमें सबसे मजलूम
कि जिसके पास खोने को रह ही कुछ नहीं गया हुआ था। तो वो कहते थे कि चलें कहीं से सही एक मीठी टॉफ़ी, चीनी वाली नहीं, स्क्रीन वाली भी मिल जाए तो हम खा लेंगे उसको। तो वो उन्हें टॉफ़ी नहीं मिली कहीं से भी, हर तरफ से लॉलीपॉप ही मिलता रहा कि जी आपको हम करते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से परवेज़ लाई को हम बना देंगे, चौधरी परवेज़ लाई को आपको उसके साथ मिला देंगे, या आप उनसे साथ मिल जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी की मुआहदा हो गया था। रईस साहब, इनका किसी किस्म का कोई मुआहदा इसलिए नहीं हुआ कि द रीज़न इज़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो तो मौज में है, पानी भी है, समुंदर भी, जहाज़ भी, सारा कुछ आ रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कुछ भी नहीं था सिवाय कि वो अपोजिशन लीडर, फिर वो अपोजिशन लीडर। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, हमें आप अपोजिशन लीडर सेनेट का भी दे दें, कि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, तो 3 बड़े अपोजिशन लीडर बन जाने थे उनके। उन्होंने हैट्रिक के लिए कहा था। बाकी उनका बेचारों के पास इंटरेस्ट है ही कोई नहीं है, वो जिधर मर्जी फायर कर लें, वो हवा में ही उन्होंने कर रहे हैं फिलहाल। अब रह गई अब बाकी जमातें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो क्या 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 करने वाली हैं। उनके पास 2-2 4-4 सीटें हैं। मौलाना साहब जो हैं उनके आप असर रसूख है, लेकिन ये बात देखें, अब मैं एक बात आपको बताने लगा, ये खबर है आपके लिए कि उन्होंने जब शो कॉज वाली बात फैसला हुआ पीडीएम के आखिरी इजलास में, तो ऐसे ही नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं से उनको भी किसी कान में से फूंक आई है कि जनाब ये शो कॉज दें, इनसे जान छुड़ाएं, हम आपको कुछ और करते हैं आपका। तो रईस साहब, हो सकता है कोई और जमात इसमें वो डालना चाह रहे हों, जो लोग हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे, वो डालना चाह रहे हों। और ये भी मुमकिन है कि एएनपी को ज़रा उसको थोड़ा सा शिकंजे में लाने के लिए, कि एएनपी थोड़े पैर पीछे फैला रही थी केपी में, तो हो सकता है उसको शिकंजे में लाने के लिए ये काम हुआ हो। लेकिन रईस साहब, सियासत में कभी रास्ते बंद नहीं हुआ करते, कभी दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, क्योंकि सियासत ऊँटों वाला काम है, आपको दरवाजे वसी और ऊंचे करने पड़ते हैं, और इसी तरह दिल भी बड़ा करना पड़ता है। बहुत मसाइल होते हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। 24 घंटे पहले वो इकट्ठे खाना खा के गए हैं सारे। लेकिन ये हो जाता है, इसमें नलायकी है, ऑपोजिशन की नलायकी है उसमें, कि उनको मजे की बात, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए आपने नलायकी कहा है कि नलायक हुकूमत के सामने नलायक ही फिर खड़े हो गए हैं। जरा सा कोई समझदार आदमी होता तो हुकूमत को गिराना, हुकूमत को हटाना, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं था रईस साहब। ये FATF वाली जो कानून साजी हुई, उसमें सबने देख लिया कि क्या हुआ, उसके बाद भी लोगों ने देखा क्या हुआ, कौमी असम्बली में क्या होता है, सेनेट में क्या हो रहा है। रईस साहब, कोई भी जो है ना इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये चीज़ें बारीकियां ना समझ सके, सियासत के रमूज ना समझ सकें। सबको पता है कि सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर बंदा इस कोशिश में है कि इस सिस्टम से, मौजूदा निज़ाम से जो कुछ उसको फ़ायदा मिल सकता है वो ले ले, ताकि आने वाले जो इलेक्शन हैं 2023 में हैं या पहले हैं, मुझे नहीं पता कि 2023 में है, तो मुद्दत तो यही आई नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको गेन ऐसा मिल जाए कि वो ज़रा बेहतर पोजीशन में आ सकें, या कम अज़ कम कौमी में नहीं, यानी कौमी सतह पर नहीं, तो किसी ना किसी तरह सूबाई सीटें जो हैं वो इतनी आ जाएं कि वो सूबाई हुकूमत बना सकें और अपना वजन दिखा सकें। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया लॉटेड वक्त से, लेकिन हमने आपकी बात पूरी होने दी। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।